हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की हमारी ज्योग्राफी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारी जो क्लासेस हो रही है वो अल्टरनेट डे हो रही है, मतलब एक दिन हिस्ट्री एक दिन ज्योग्राफी। पहले तो ऐसे होता था कि दोनों ही क्लासेस हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की मैं सेम डे ही अपलोड कर देती थी, बट अब एक दिन हिस्ट्री की हो रही है और एक दिन ज्योग्राफी की हो रही है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ज्योग्राफी के अंदर हम जलमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जलमंडल में हमने जो हमारी इससे पहली वाली क्लास थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया था, उसके अंदर हमने गर्त के बारे में जाना था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल 57 गर्त हैं, बट उनमें से जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो केवल 6-7 ही हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। उनकी जो डेप्थ है, कितनी उनकी गहराई है मीटर में, वो भी बता दिया था, और किस जगह कौन से महासागर में है वो भी मैंने आपको बता दिया था। उसके साथ ही ये जाना था कि कौन से देश की जो तटीय सीमा है समुद्र के साथ कितनी मिलती है, सबसे ज़्यादा किसकी है। तो उसमें मैंने आपको 11 कंट्रीज़ कराई थी। ठीक है, तो हमारा एक एक पॉइंट रह गया था कि जो हमारा इंडिया है उसकी जो तटीय रेखा है वो कितनी है और हमारा इंडिया कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, वो मैंने बाद में देखा था तो वो रह गया था, बट कोई इशू नहीं है। वो वन लाइनर की फॉर्म में पहले उसी को कराऊंगी, उसके बाद जो आगे का है जलमंडल में वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, वो ये आता है कि 7500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ 7500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ 7500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। ठीक है, 16वें स्थान पर है। नेक्स्ट आगे जो आता है, आगे क्या आता है, सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग, या आप ऐसे ही लिखो, महासागरीय जल का तापमान लगभग क्या है, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मतलब ये अप्रोक्स में है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स में है। मतलब जैसे एक तरीके से एवरेज निकाल लेते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है। नगण्य होता है, 1 डिग्री सेल्सियस लिख लो, ना कि नेग्लेजिबल होता है, 1 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स में। आगे आता है महासागरीय जल का उच्चतम महासागरीय
महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे आता है आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? अधिक होता है। अब देखो पहला पॉइंट क्या आता है। पहला पॉइंट आता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कल, जैसे हमने लिखवाया था कि जो तटीय रेखा है कौन से देश की समुद्र के साथ कितनी किलोमीटर की है, तो हमारा जो कंट्री है इंडिया वो रह गया था। तो मैंने अब मेंशन कर दिया मैंने कि जो हमारा देश है भारत, तो 7500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। तो हमारे भारत का कौन सा स्थान है विश्व के अंदर? 16 स्थान है। ठीक है, तो बस 11 तक तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अपनी कंट्री का लर्न कर या माइंड में रखना है। उसके अलावा ज़्यादा और याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। वो बस मेरे दिमाग से ना ये वाला पॉइंट रह गया था। फिर आगे क्या आता है? आगे आता है महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अब अगर हम देखें जितने भी महासागर हैं तो सबका टेम्परेचर अलग अलग रहता है और टाइम के अकॉर्डिंग भी अलग रहता है। सुबह के टाइम अलग, दोपहर में अलग, रात में अलग, शाम में अलग, इस तरीके से रहता है। तो एवरेज देखा जाए तो एवरेज जितने भी महासागर हैं तो सबका जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 33 सेल्सियस के बीच में रहता है। ठीक है, एवरेज अगर देखें तो। आगे क्या आता है? आगे आता है महासागरीय जल की सतह पर औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है। अब जो महासागरीय जल है उसकी जो सतह है महासागरीय जल की जो सतह है उस पर जो दैनिक तापांतर होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो देखा जाए तो
1 डिग्री सेल्सियस लगभग के में हम मान सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स में 1 डिग्री सेल्सियस हम ले सकते हैं, उसको मान सकते हैं। अगला क्या आता है कि महासागरीय जल का, अब देखो ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे आपको, बट पूछ भी सकता है। लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में, जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमको डिटेल में सारा पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं वन लाइनर की फॉर्म में वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बताती चल रही हूँ कि टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर किस हिसाब से होता है, क्या होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता, बहुत बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, पर फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब अगला क्या आता है कि महासागरीय जल का जो उच्चतम वार्षिक तापक्रम है अगस्त में और न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। अब जो महासागर का जल है ना, तो मैक्सिमम जो तापक्रम देखा जाता है मैक्सिमम वो अगस्त के अंदर और मिनिमम फरवरी के अंदर उसको नापा जाता है, उसको देखा जाता है। नेक्स्ट आता है आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। अब आकार देखें, इनकी शेप वाइज देखें तो अटलांटिक में और प्रशांत महासागर में डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो जो वार्षिक तापांतर है वो प्रशांत महासागर की अपेक्षा अटलांटिक महासागर में अधिक अंकित किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी शेप है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा उनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या है। मतलब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना हम, कि टेम्परेचर कहाँ कम ज़्यादा होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, उसी के अकॉर्डिंग किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सब हम कर रहे हैं, वो सब हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो मतलब जैसे टेम्परेचर से कुछ भी क्वेश्चन आ गया, जो हमारे समुद्र, जो हमारे महासागर हैं उनसे रिलेटेड जो टेम्परेचर से कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो वो आपका रहेगा नहीं। अगर एक बार जैसे ये पढ़ लिया तो वो रहने का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे इसमें क्या है, आगे है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। तापांतर अधिक होता है, ओके। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। ठीक है, कौन सा है? साइबेरियन शेल्फ है। नेक्स्ट क्या आता है? महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक
शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। जीवाश्मी सॉरी जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई है कितनी है, या ऐसे लिखो महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई ढाल की औसत गहराई महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। कितनी होती है? 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच में होती है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसको? लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्र जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। तो आप केवल इतना लिखो, समुद्री जल की औसत लवणता लगभग जल की औसत लवणता लगभग, सब चीज़ ना ज़्यादातर अप्रॉक्स में होती है, मतलब एवरेज निकालते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में बताते हैं। लगभग 35 प्रति हजार होती है। 35 प्रति हजार होती है। ठीक है, तो देखो, तो क्या बताया हुआ है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। अब उत्तरी गोलार्ध जो, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध, तो इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों की तुलना में जो तापांतर है अधिक होता है, मतलब दोनों में जो टेम्परेचर है, डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, अधिक होता है। फिर अगला आता है सबसे, अब देखो टेम्परेचर तक के क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गए। अब आगे की बात करते हैं, उसके आगे आता है, उसके आगे क्या आता है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। अब शेल्फ की बात करते हैं, तो अगर शेल्फ से क्वेश्चन आता है तो क्या देखना है कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो महाद्वीपीय शेल्फ है वो कहाँ पर है या कौन सा है? आर्कटिक महासागर का वो साइबेरियन शेल्फ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वो आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। नेक्स्ट आता है महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बनते हैं। अब क्या होता है कि जो महाद्वीपीय शेल्फ है
उन पे क्या है, लंबे समय तक बहुत मतलब कई सौ सालों तक या हजारों सालों तक लंबे समय तक उससे जो प्राप्त जो स्थूल है, जो तलछटी अवसाद हैं, जीवाश्म ईंधनों का स्रोत बनते हैं। मतलब जो उसमें जो अवसाद वगैरह है वो जब इकट्ठा होता रहता है तो बहुत साल बाद, हजारों साल बाद या कई सौ साल बाद वो क्या है, ईंधन, जो जीवाश्म फॉसिल फ्यूल होता है ना, जीवाश्म ईंधन उसका स्रोत बनता है। मतलब वहीं से फिर हमको फॉसिल फ्यूल्स प्राप्त होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ना, वहाँ से फिर हमको वो मिलते हैं, वो हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट है महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई। अब जो महाद्वीपीय ढाल होता है, ढलान टाइप जो होता है महाद्वीप में, तो उसकी जो एवरेज औसत हर जगह हम औसत और लगभग में क्यों बात करते हैं, क्योंकि कोई महासागर है, किसकी जो ढलान है, किसका कितना है, तो सबका देखकर फिर उसको ना एवरेज निकाल लेते हैं उसका, तो उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो जो महाद्वीपीय ढाल है उनकी जो औसत गहराई है वो कितनी होती है, वो 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। ठीक है, मिनिमम देखा जाएगा तो 200 और मैक्सिमम 3000, मतलब इन दोनों के बीच में होती है। नेक्स्ट आता है समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35/1000 होती है। अब जो समुद्र का जल है, पता है आपको, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था कि उसमें लवणता ज़्यादा होती है, नमक ज़्यादा होता है। तो वो कितनी होती है, तो एवरेज है, लगभग में वो कितनी है, 35/1000 होती है। ठीक है, अगर जैसे पेपर में 35 ना देकर 34 आ गया, 34/1000 आ गया। ठीक है, फिर एक 60/1000 आ गया, एक 20/1000 आ गया, एक 10/1000 आ गया। तो आपको किस हिसाब से उस पर टिक करना है, हमको ये देखना है कि हमने जो पढ़ा था, हमने 35/1000 पढ़ा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, आप ये बोल दोगे क्वेश्चन गलत है। तो हमको उसी के हिसाब से टिक करना है कि 35/1000 के पास में क्या है। तो 35/1000 के पास में 34/1000 है, मतलब 34 है 35 के पास में, तो हम उसको अगर टिक करके आ रहे हैं ना, तो फिर वो क्वेश्चन हमारा सही माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी तो इसमें आगे और भी है। चलो इसको ना इतना ही रहने दे रहे हैं, है ना, क्योंकि आगे है थोड़ा सा इससे मतलब अलग चीज़ें हैं। तो अभी लवणता से पढ़ ले, लवणता के अलावा जो और चीज़ें आती हैं वो हम आगे की जो हमारी क्लास होगी उसमें कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करने के बाद आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस क्लास के लिंक को और इस चैनल के लिंक को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। आप जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट 2-2, 3-3 सब्सक्राइबर तो आप इंक्रीज़ करा ही दें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर कीजिएगा, क्योंकि ये तो आपको जिनको जो रेगुलर देखते हैं उनको पता ही है, जिनको नहीं पता कि जो क्लासेस होती है वो रिकॉर्डेड होती है। ठीक है, तो जब अपलोड हो जाए क्लास तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।